चलो यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो पहला और दूसरा चैप्टर में मैटर पढ़ा था तुम। तो मैटर क्या चीज़ से बना था? एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर से। अब ये जो एलिमेंट है वो क्या चीज़ से बनेगा? तो वो बनेगा एटम से, मॉलिक्यूल। तो मतलब दुनिया में सबसे छोटा चीज़ क्या है? एटम। तो मतलब एटम से बनता है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, उससे बन जाएगा मैटर। इस मैटर से पूरा संसार बना हुआ है। समझ में आया एक्सप्लेनेशन? तो हमारा जो महर्षि कनाद थे, जो इंडियन फिलोसफर थे, बहुत पहले ही बता दिए थे मैटर के बारे में कि दुनिया का सारा चीज़ क्या चीज़ से बना हुआ है? परमाणु, वही इसको हिंदी में बोलते हैं मैटर से। फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है डेमोक्रिटस एंड लिसुकस। ये भी बताएं, एटम के बारे में बताएं कि एटम नाम का कोई चीज़ है। फिर लेवोजियर आया, वो भी अपना कुछ कुछ इसमें योगदान दिया। लेकिन फाइनली जो सबसे ज़्यादा योगदान देगा एटम को बताने में, वो उसका नाम है डाल्टन। किसका नाम है? डाल्टन। वही देगा एटॉमिक थ्योरी पहला। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये एटम होता क्या है? तो एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। सारे पदार्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे कि ईटा से निर्माण करके क्या बनता है? घर बनता है। जैसे उसी तरीके से सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, हाँ वैसे टीस, एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ उसी मैटर। तरीके से एटम क्या है? एटम से पूरा मैटर बनता है। तो परमाणु पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है, और यही रासायनिक अभिक्रिया जो केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। हम बता ही दिए कि जो ये है मैटर, ये नीचे आना चाहिए एटम। ठीक है ना? ये चार्ट बता दिए। हाँ नहीं सही है चार्ट। यहाँ देखो, मैटर क्या चीज़ से बना हुआ है? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर से। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर क्या चीज़ से बना है? एटम से। और एटम क्या चीज़ से बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। लेकिन जो तुम्हारा अभी बताएंगे कि जो सबसे पहली बार बताया परमाणु का जो थ्योरी दिया, एटॉमिक थ्योरी दिया, वो यहीं पे रुक गया था। इस तीनों का खोज बाद में हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे पता चलेगा। और एटम के बारे में जान लो तो ये एटम कभी भी फ्रीली स्टेट में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता। वो किसी न किसी के साथ जाकर रिएक्शन करिए जाएगा। ठीक है ना? और यही जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होता है, कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे कि तुमको होता है H2 प्लस O2 मिलके, ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? पानी। तो ये एलिमेंट भाग नहीं ले रहा है। एलिमेंट के अंदर जो एटम है ना, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कुछ कुछ हलचल हो रहा है, इसी कारण ये एक दूसरे से सटे जा रहा है। ठीक है। अब जो एटम का साइज़ बहुत छोटा है, एटम का साइज़ कितना है? बहुत छोटा है। जो एटम का साइज़ मेजर करते हैं वो नैनोमीटर में। नैनोमीटर मतलब क्या होता है? तो देखो, एक नैनोमीटर होता है ना, वो 10 की पावर -9 मीटर होता है। तो पूछेगा एटम को कैसे मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। और एक नैनोमीटर कितना होता है? 10 की पावर -9 मीटर। तुमको चींटी का जो साइज होता है ना, 10 की पावर -1 मीटर होता है। तो -9 समझ जाओ कितना होगा। उतना छोटा वो एटम है, इतना सा दिखाई भी नहीं पड़ेगा। उसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अणु। तो दो परमाणु यानी कि दो एटम सब मिल जाएगा ना, आपस में सटेगा तो क्या बना देगा? मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम है, और ये क्या बन जाए? एलिमेंट बन जा रहा है ना, मॉलिक्यूल। सेम एलिमेंट, सेम कंपाउंड, सेम एटम जोड़ रहा है तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। और ये स्वतंत्र अवस्था में मिल सकता है। अब हाइड्रोजन है तो वो मिल सकता है तुमको। ठीक है ना? तब यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहा है, तो इसमें कौन सा पार्ट इसका भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में? एटम। कौन दे रहा है? एटम। ठीक है, ये समझ में आया? अब यहाँ पे वही देखो, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि एटम जो बिल्डिंग ब्लॉक है, एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और यही केमिकल रिएक्शन में क्या रहता है? पार्टिसिपेशन रहेगा। एटम का जो साइज है बहुत छोटा होता है। इसको मेजर करते हैं, इसका रेडियस किस में? नैनोमीटर में।
अब 1 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दिया है, ये सब उतना काम का नहीं, इसे सोचने के लिए। ये चूटी होता है यहाँ पे देखो 10⁻³ दिया है, मतलब उतना। एप्पल जो होता है हम लोग खाते हैं 10⁻⁻1 है उसका साइज। 10⁻⁹ किसका होता है मैटर का साइज, वही इसका एटम का। एप्पल होता है CO हाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं थे, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट करेंगे कि एटम का क्या है बेसिक फीचर्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स क्या है इसको भी नोट करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स बता ही दिए, मॉलिक्यूल्स क्या है ग्रुप है किसका, 2 और मोर एटम का जो केमिकली कंबाइंड हो गए क्या चीज़ से, अट्रैक्टिव फोर्स से। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। ये हटाओ, इम्पोर्टेंट नहीं। मॉलिक्यूल क्या चीज़ से बनता है, सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बन सकता है मॉलिक्यूल्स। अभी हम सेम बोल रहे थे सिर्फ, है ना, सेम डिफरेंट दोनों से। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स किससे बन जाएगा, वाटर। तो मॉलिक्यूल्स क्या सिर्फ सेम आइटम के मिलने से बनता है कि डिफरेंट आइटम के मिलने से भी, दोनों से, सेम डिफरेंट दोनों से। और ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। वाटर नहीं देखते हो हम लोग, नहीं मिलता है स्वतंत्र अवस्था में, लेकिन हाइड्रोजन कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा ऐसा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल्स होता है कंपाउंड का एक फिक्स रेशियो में आपस में आके कंबाइंड करेगा। एक बात बताए थे कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन करता है, नहीं बताए तुमको? नहीं बताया, वो पिछले बार क्लास वाला चल रहा है समझ, ठीक है ना। मतलब देखो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है कोई, तो अरे बताए हैं तुमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलेगा तब ये पानी बनेगा। हाँ बताए तो है डायरेक्ट, वही तो बोल रहे हैं, तब ये पानी बनता है। तो ये मॉलिक्यूल हो गया वाटर का, फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन करेगा, ठीक है, ये चीज़ है। और तुम्हारा क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो लेवोजियर था, लेवोजियर है वो तुम्हारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था। लेवोजियर एक साइंटिस्ट है, इसका इतना मतलब इम्पोर्टेंस है, इसी को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, लेवोजियर को। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया, मतलब केमिकली कैसे कंबाइन करता है एलिमेंट, उसके बारे में 2 ज्ञान दिया। ये वो दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लेवोजियर दिया, इसी से निकल लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो जे प्राउस्ट देगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, बताए थे। तो पूछा था रैंक वाला बात, आओ बताते हैं कि ये जो तुम बोल रहा है कि पेपर है, आप बोल रहे कि पेपर को जला दे रहे हैं, तो आप बोल रहे कि पेपर जो ये रिएक्शन होने से पहले पेपर का वेट कीजिए, जला देने के बाद जब रिएक्शन हो गया तो जल गया तब पेपर का वेट कीजिए। तो हम बोल रहे दोनों सेम होगा, तुम बोल रहा है कि दोनों अलग होगा। कैसे, दोनों सेम ही होगा। तो जब पेपर जब जलाता है ना तो इधर से धुआं उठता है, तो धुआं को काउंट नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा मशीन लगाओ कि धुआं को भी रोक ले, तब वेट करके देखना, तो दोनों का मास क्या होगा, सेम। नहीं तो ऐसे राख का आप खाली ऐश का उठा के देखिएगा तो कम ही होगा, कम ही हो जाएगा। लेकिन तुम जोड़ नहीं दे रहा है, साइंटिस्ट कैसे बनेगा, धुआं भी ट्रैप कर लेगा ना, और तब जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सेम। अब जैसे यहाँ पे देखो ये 2 ग्राम है 3 ग्राम है, 2 ग्राम सोडा है 3 ग्राम चूना है, आप रिएक्शन होने से पहले तौल लिए, अब रिएक्शन करा दी दोनों में तो बन जाएगा क्या 5 ग्राम, 3 ग्राम है ना तो 5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद का मास दोनों क्या होता है, सेम, बदलता नहीं है। ये बात कौन बोला था, लेवोजियर। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ लेवोजियर केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक है साइंटिस्ट जो जे प्राउस्ट, ये दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे बोल रहा है कि केमिकल कंपाउंड, और जो केमिकल कंपाउंड होता है जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होता है ऑलवेज प्रेजेंट इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। हम बताएं कि सेम प्रोपोर्शन में मौजूद रहता है, सब शब्द याद करना होगा। जैसे एग्जाम्पल, इन वाटर जो रेशियो होता है मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। जो वाटर बनाएंगे तो उसमें रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑलवेज 1:8, ठीक है ना। कहीं से प्रूफ करके दिखा दे, चलिए देखो H2O, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का 8,
8, और उसका दोगुना करो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 16। अब इस दोनों को काटो तो कितना हो जाएगा 1:8, तो हमेशा 1:8 ही में रहेगा। समझ में आ गया। तो इस स्लाइड में हम लोग दो बात सीखे हैं कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो लेबुजर के द्वारा दिया गया, और जो उसी में कहा क्या दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। बोला था कि रिएक्शन के पहले रिएक्शन के बाद जो मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, मास कभी चेंज नहीं होगा। और एक जे प्रॉस दिया था, वो क्या दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। बोला था कि कोई भी एलिमेंट है वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होगा, ठीक है, कंपाउंड वाले। तो यहाँ पे यही लिख लेना है इसको भी, ठीक है ना, ये तो लिख ही लेना है कॉपी में ऐसे करके। शॉर्ट हो गया। अब इसी को डिटेल में बताया गया इंग्लिश में भी, वही शब्द है, बड़ा बड़ा शब्द है सिर्फ, ठीक है। फिर इसी को यही एक्सपेरिमेंट करके एनसीईआरटी में दिखाया गया है कि देखिए इसको जो है ना कॉपर सल्फेट लिए, फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको रिएक्शन कराएं, पहले दोनों का अलग अलग नापे, उसका ढक्कन बंद कर दिए, तो नापे, उसके बाद तब वजन क्या दिखाई पड़ा, सेम वजन क्या दिखाई पड़ा, तो वही बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कौन दिया था, जे प्राउस्ट। तो बोल रहा है यही, द एलिमेंट इन ए प्योर कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सेम प्रोपोर्शन बाई मास, ठीक है ना, याद रहेगा। तो बाद में नहीं याद करना। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस, कौन फाउंडेशन दिया था केमिकल कॉम्बिनेशन का, लेबोजियर। इसी का लेबोजियर, इसी को इसका क्या बोलते हैं, रासायनिक विज्ञान का पितामह, फादर ऑफ केमिस्ट्री। विच फ्रेंच साइंटिस्ट समराइज्ड हिज एक्सपेरिमेंट इन 1806 टू प्रूव दैट द मास ऑफ द रेशियो ऑफ एलिमेंट इन ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज सेम। कौन बोला था कि जो कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा, फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा, जोसेफ प्राउस्ट बोला था ये वाला बात। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था, लॉ का ये आपको लेबोजियर, एंटोनी लेबोजियर। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कौन दिया था, जोसेफ प्राउस्ट। एक और आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो वो देगा डाल्टन, ठीक है ना। यही बात बोला है कि डेफिनिट प्रोपोर्शन वाला बात कौन बोला था, जोसेफ प्राउस्ट। फिर से यहाँ पर जो बोल रहा है ये तो यही बात है। दो इम्पोर्टेंट लॉ कौन दिया था केमिकल कॉम्बिनेशन का, लेबोजियर। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन देगा, डाल्टन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पूछे तो डाल्टन, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन पूछे तो प्राउस्ट, मल्टीपल प्रोपोर्शन पूछे तो डाल्टन। अब यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे एक सवाल है देखो एनसीईआरटी का, यहाँ पर हम एक सवाल पूछ रहे हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हेन इट अप्लाइज टू ए केमिकल चेंज। आप कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जब कोई केमिकल चेंजेस हो। केमिकल चेंजेस मतलब क्या पढ़ाए थे, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ फूड करते हैं, बर्निंग ऑफ फूड क्या होगा, केमिकल चेंज। तो बोल रहा है कि पहले आप बर्निंग करने से पहले वुड ना पिएगा, बर्न करने के बाद वुड ना पिएगा, दोनों का मास क्या होगा, पंखा का भी सेम। तो यहाँ पे यही पे लिखा हुआ है, बर्निंग वुड रिजल्ट इन एसेस एंड गैसेस। जब जल्दी तो क्या देगा, एस और गैस। टोटल मास ऑफ दिस प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल मास ऑफ दिस प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल मास ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन इट रिएक्ट विथ इट। याद रहेगा, लिख लेगा अपने मन से, टोटल मास बिफोर इक्वल टू टोटल मास आफ्टर। बिफोर में क्या लिखेगा, वुड दिखाएगा इस साइड, आफ्टर में क्या लिखेगा, बर्न वुड एसेस प्लस ऑक्सीजन गैसेस प्लस गैसेस, ऐसे करके दिखा देंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस। अब इसी बात को कह रहा है कि केमिकल चेंज को तो दिखा दिया, फिजिकल चेंज पे इसी बात को साबित करके दिखाए, तो कोई फिजिकल चेंज का एग्जांपल देगा, लिखेगा मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर इज फिजिकल चेंज। उसके बाद यहाँ पर लिखेगा कि आइस बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, फिर उसका लिखेगा इक्वल टू वाटर आफ्टर रिएक्शन, बोथ मास इज सेम, ठीक है, लिखने आ गया। अब यहाँ पे देखो ये सवाल देखो, ये यदि 12 ग्राम कार्बन को जलाया जाता है 32 ग्राम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेट होगा। 12 ग्राम कार्बन को जलाया जाता है किसके साथ, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। अरे तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
12 ग्राम कार्बन प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताएं, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो 32 ग्राम कार्बन 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन, इस दोनों को जलाएं तो पहले कितना होगा 44, बाद में भी कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो भी कितना होगा 44। पूछने का तरीका अलग है लेकिन समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये रिएक्टेंट है जिसमें 4.6 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया जा रहा है किसको 3.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट के साथ। जो प्रोडक्ट बन रहा है 2.8 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 5.2 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, मतलब ये सब रिएक्शन हो रहा है। तो तुमको बताना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो कैसे बताओगे, तो देखिए जो बिफोर रिएक्शन जो है इसका 4.6 और 3.4 इसको जोड़िए, आफ्टर जो रिएक्शन हो रहा है प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हो रहा है वही उसी के बराबर होना तो चाहिए। 5.2 और 2.8 सेम होगा। तो लिखोगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू हियर मास ऑफ प्रोडक्ट, सो फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ रहा है। तो ये बात हम लिख के भी दिखा दिए, देखो लिख लेना कॉपी में, अभी नहीं लिखना, जब बाद में लिखना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 1:8 रेशियो में। अब बना रहा है क्या चाहिए वाटर। तो वाट मासेज ऑफ ऑक्सीजन इट विल रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद द 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या कर रहा है 1:8 में कंबाइन कर रहा है और क्या बना दे रहा है वाटर। वाट मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन का मास चाहिए ताकि वो 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस को कम्प्लीटली बर्न कर सके। तो यहाँ पर क्या दिया है देखो, 1 किसका दिया हुआ है हाइड्रोजन का, 8 किसका दिया हुआ है ऑक्सीजन का। तो 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन को कितना चाहिए 5 ग्राम। 1 यूनिट को कितना चाहिए 5 ग्राम। तो 8 यूनिट को कितना चाहिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, यही ना हो गया। हाँ। सिंपल सा है, समझ में आ रहा क्या बोले हैं 1:8 तो ये होता है। अब इसको अगर पानी बनाना है तो 1 यूनिट को कितना हाइड्रोजन चाहिए था 5। तो 8 यूनिट, अब ऑक्सीजन पूछ रहा था तुमको, ये नहीं कहेगा 8 यूनिट, अपने मन से समझना पड़ेगा। तो 5 × 8 ऐसा सवाल आता है, बन जाएगा। अब यहाँ पे वो और सवाल ले लिए, मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 में मिलता है, ये भी याद होना चाहिए। प्रूफ करके दिखा दे। नहीं ठीक है 3:8 सी याद रहेगा, जरूर रहा है तुम CO2 और 3:8 प्रूफ करके दिखाते हैं। सी कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो यहाँ पे 2 लगा हुआ और हाँ तो 32, इसको काटो कितना आ जाएगा 6 8 बस 6 16 4 8 2 3 6 और 2 4 8 3 2 8 16 3:8 आ जाएगा। ठीक है, कटेगा तो 3:8 आ जाएगा। याद ही रखो वाटर 1:8 रेशियो में कंबाइन होगा, ये 3:8 में 8 में कंबाइन करेगा। तो याद हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में 6 ग्राम की आवश्यकता है तो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में कितना ग्राम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, देखो यहाँ पे 46। 3 यूनिट ऑफ कार्बन को कितना चाहिए 6 ग्राम। 1 यूनिट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 ग्राम। तो 8 यूनिट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 16 ग्राम। समझ में आ रहा है, और बढ़ाना नहीं है, कैसे बनेगा एक सब सवाल आता है। अब जो आ गया है डाल्टन चाचा, ठीक है 5 मिनट और पढ़ाते हैं। ठीक है, अब आते हैं डाल्टन चाचा। एटॉमिक, देखो डाल्टन ही जो पहला आदमी था, मॉडर्न देखा पढ़ाई कर रहा हम लोग, ऋषि कनाद वाला वो सब बात भूल जा रहे हैं। ठीक है ना, पीछे वाला हमारा आज वेस्टर्न केमिस्ट्री का लेक्चर फिलोसफर आया था ना, तो क्या क्या ज्ञान दे रहा था कि ऋषि कनाड जो थे ना, कन्नड़ है ना, वो रामचरित। तो यहाँ पे देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर। एक सेकंड, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, यही इसी से मतलब समझ जाओ कि ये बोला था कि दुनिया का सारा चीज़ छोटे छोटे परमाणु यानी कि एटम से मिलके बना है। लेकिन इस बेचारा से एक चीज़ गलती हो गया था कि ये बोल दिया था परमाणु अविभाज्य है, यानी कि इंडिविजुअल है, यानी कि परमाणु को एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। यहीं पे गलती हो जाएगा इसका।
एटम को तोड़ा जा सकता है। तोड़ा जा सकता है, तभी ना उसके अंदर हम लोग पढ़ाई करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अलग अलग साइंटिस्ट अब आएगा, अलग अलग खोज करेगा। यही एक चीज़ गलती बोल दिया था। और भी इसका एटॉमिक थ्योरी है यहाँ पर, क्या क्या बोला था इम्पोर्टेंट है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले तो यही बोला कि एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड, ये सारा चीज़ छोटे छोटे आइटम से बन के बना हुआ है। उसके बाद बोला कि परमाणु अभाज्य है, यानी कि एटम इंडिविजुअल है। उसके बाद बोला जो सेम एलिमेंट है ना, सेम एलिमेंट का एटम आर आइडेंटिकल इन मास एंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। यह बात साबित करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, यानी कि समान तत्व के परमाणु समान गुण होंगे। देखो ये शब्द पकड़ो, क्या बोल रहा है, सेम एलिमेंट ऑफ एटम्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब यहाँ पे देखो समान तत्व के परमाणु का समान गुण होगा। जैसे कि मान लो ये है ऑक्सीजन, है ये एक और ऑक्सीजन कोई लेते हैं जैसे कि O3, ये हो गया O2 और ये हो गया O3। तब बोलता क्या है कि ये दोनों सेम एलिमेंट है ना, भले O2 O3 है लेकिन एलिमेंट सेम है ना। सेम है। तो इसके अंदर का जो मास होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, वो सेम होगा। तो बताओ O2 तो ऑक्सीजन होता है, O3 ओजोन होता है, सही बात है। हाँ। सही बात है, कहाँ केमिकल प्रॉपर्टी समान है, ओजोन लेता है तू, ऑक्सीजन। तो इसका बात ये भी गलत हो जाएगा आगे चल के। जबकि क्या बोला था, सेम एलिमेंट का जो एटम है आपस में समान होगा, ये समान होगा एटम नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अलग अलग लिखा जाएगा। और बोला था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मास भी सेम होगा, सेम होगा नहीं। हैं। तो जब इसका यही बोला था समान तत्व इनके सेम एलिमेंट के परमाणु के एटम का गुण जो होता है प्रॉपर्टी सेम होगा, जबकि बात आगे गलत होगा। खैर ही बोला है तो ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में। इसी तरीके से बोल गया अगर डिफरेंट एलिमेंट है S2, यहाँ पे लिख दी O2, तो इनका जो प्रॉपर्टी है अलग होगा। लेकिन हम तुमको आइसोटॉप्स, आइसोबार तुम्हारे बुक में दिया हुआ है वो पढ़ाएंगे, तो तुमको इसका ई बात भी गलत हो जाएगा कि डिफरेंट एटम एलिमेंट का जो एटम का जो गुण है वो अलग होगा, यानी कि अलग अलग तत्व के जो परमाणु का गुण है वो अलग अलग होगा। ये बात भी गलत हो जाएगा। फिलहाल डाल्टन बोला था ये भी बात कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि अलग तत्वों के परमाणु का अलग अलग गुण होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर और इसी से पता, फिर यहाँ पर ये चलता है 5वां बात बोला था कि एटम कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे पता चलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का बात, और इससे पता चलता है सेम एलिमेंट मतलब समान तत्व के परमाणु का समान होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। अरे इनडायरेक्टली पता चलता है, और इससे इनडायरेक्टली पता चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बात। ठीक है, जो कि बाद में आके ये देगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, हाँ अब ये पहले बार वो सब बात कर रहा है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ड्रॉबैक क्या है इसका, एटॉमिक तरीका, नो सब एटॉमिक पार्टिकल। बोला कि परमाणु विभाज्य नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब नहीं होता है, इसी को बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। नो आइसोटॉप, आइसोटॉप के बारे में इस चर्चा ही नहीं किया, जबकि बाद में आइसोटॉप का खोज हुआ। आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट हैव ए डिफरेंट मास। आइसोटॉप्स मतलब ऐसा होता है कि वह सेम एलिमेंट का बना रहेगा। जैसे कि आइसोटॉप्स क्या हो गया, 1H2 ऐसे लिख दे रहा मान लो 1H3, वे सेम एलिमेंट का बना हुआ है। और आइसोटॉप्स दिखने में ऐसा ही होता है कि नीचे वाला सेम दिखाई पड़ेगा। समझ में आया। तो इसके पास अलग अलग मास है, अलग अलग क्वालिटी है इसके पास, जबकि वो तो बताता है सेम होना चाहिए। तो आइसोटॉप्स का खोज जब होगा, ये आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बताया था, इसको नहीं ज्ञान था। इसी तरीके से आइसोबार के बारे में भी नहीं बताया था, ठीक है ना। तो ये सब है। अब इसी बात को तुम एग्जाम में ये लिखा हुआ है, हम इसको शॉर्ट में लिखे हुए हैं, शॉर्ट में समझो, शॉर्ट में याद करो, एग्जाम में फुल में लिख के। अब इसी को यहाँ पे सारा बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या बोला, पोस्टुलेट है 4-5 वो, इतना बड़ा बड़ा एग्जाम आता है एग्जाम में, और ड्रॉबैक है इतना बड़ा बड़ा बात। ठीक है। तो ये तुमको पढ़ने के लिए मन करे ये वाला लिखना, नहीं मन करे तो ये वाला लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो क्या क्या बोला था डाल्टन, एक बार फिर से रिवीजन कर दें। डाल्टन बोला था कि सारा चीज़ परमाणु से बना, एटम से बना हुआ है, एटम इंडिविजुअल परमाणु को तोड़ नहीं सकते। बोला था कि सेम एलिमेंट है, उसका जो एटम है उसके पास सेम प्रॉपर्टी और केमिकल मास होगा, और एटम जो डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम है उसके पास केमिकल प्रॉपर्टीज और मास अलग अलग होगा। अब उसके बाद बोला था कि एटम जो है
स्मॉल टू होल नंबर में कंबाइन होगा। और ये जो है डाल्टन के ही बात से पता चलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी बात अप्रत्यक्ष रूप से, और उसी से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का भी मास का बात पता चलता है इस लाइन से। लेकिन डाल्टन का बात गलत हो जाएगा क्योंकि इसका ड्रॉबैक 3 बार निकलेगा। वो आइसोटॉप्स के बारे में जिक्र नहीं किया था, आइसोबार के बारे में जिक्र नहीं किया था, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में यानी कि जो विवाद है ये बात में नहीं बता पाया था। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन का सिद्धांत के अनुसार क्या है कि परमाणु क्या है, इनविजिबल। नोट, परमाणु एटम के बारे में सबसे पहले ये बताया डाल्टन ही था, लेकिन ये बोल दिया था इंडिविजुअल है, इंडिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आया ना। बताओ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, लेवोजियर। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था, उसी में दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बताओ द एटॉमिक थ्योरी कौन दिया था सबसे पहले, एटॉमिक थ्योरी डाल्टन। वही ना, 4 थ्योरी दिया, एटम, ये, दिस, दैट, दोज। लेकिन तुमसे पूछे एटॉमिक मॉडल कौन देगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो बोलोगे जे थॉमसन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एटम के बारे में कुछ बात सुनना है। इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। हाँ, सारे मैटर तो इसी से बन के मिला हुआ है। ये स्टेटमेंट देखो, एन एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। जो एलिमेंट है गलत का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पूरा गलत। एटम एलिमेंट थोड़ी है, एलिमेंट का छोटा पार्टिकल है एटम। एटम एलिमेंट का छोटा पार्टिकल है एटम, ये दे दिया है एलिमेंट गलत है। हाँ, एलिमेंट एटम का छोटा भाग नहीं बल्कि एटम एलिमेंट का सबसे छोटा भाग है, तो ये गलत है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, किस वैज्ञानिक बताया था कि पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया, मतलब कि मैटर के बारे में थोड़ा बताया था। याद है, लेबोजियर का नाम उसमें भी आया था, लेबोजियर होगा जो मैटर के नेचर के बारे में बता रहा है थोड़ा सा। ठीक है, कौन? लेबोजियर। ये बताओ एन और एच का द्रव्यांक, मतलब एन और एच हमेशा किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, बताया था। इसे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं? एन कितना होता है 7, तो उसका 2 गुना कर देंगे, लिख देंगे 14। एच होता है 1, इसका 3 हुआ है तो 3, तो 14:3। आइए, फार्मूला कौन दिया था किस फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा? जोसेफ प्राउड। एक ही तत्व या अलग अलग तत्व, एक ही एलिमेंट या अलग अलग एलिमेंट का जो एटम होता है एक साइड कंबाइन करके, यानी कि मॉलिक्यूल, अणु क्या बनाता है? मॉलिक्यूल जो होता है एक ही एटम, मतलब कि एक ही सेम टाइप के एलिमेंट का एटम कंबाइन करके भी बन सकता है, और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट भी एटम कंबाइन करके एलिमेंट बन सकता है। और मैटर आपको अकेले, मॉलिक्यूल आपको अकेले भी पाया जा सकता है, लेकिन एटम नहीं पाया जा सकता। अमोनिया क्लोराइड में एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनिया क्लोराइड में पूछ रहा है एटम की संख्या, उसके एक मॉलिक्यूल में कितना एटम की संख्या होगा, इससे पूछेगा। कोई क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश नहीं मिल पाया, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि अमोनिया क्लोराइड है ना, उसके एक मॉलिक्यूल्स में कितना क्या पाया जाएगा? एटम। तो एटम निकालने का संख्या बता रहे। तो सबसे पहले इसी सवाल आएगा, तो ऐसा सवाल के लिए सॉल्व करने के तुमको अमोनिया क्लोराइड तो याद होना चाहिए, किसको बोलते हैं, तो याद करना पड़ेगा अभी से। NH3Cl2, इसी को बोलते हैं अमोनिया क्लोराइड। अब इन सबको गिन लो, Na H के साथ H 3 Cl 2 तो सब कुछ कितना आ जाएगा? 6। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो फॉर्मूला लिख लेना और एक वैसे गिन लेगा तो उतना क्या हो जाएगा? एटम, परमाणु की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे देखो अमोनिया क्लोराइड में एक वही बोल रही है, इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, कितना है आता है वैसा सवाल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस फार्मूला। अब इसमें पूछ रहा है कि कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सॉरी एटम प्रेजेंट है इसमें, एटम कितना प्रेजेंट है इस फार्मूला में, तो नहीं गिन सकता है। एन का कितना हो जाएगा? ये वो, इसका कितना हो जाएगा? 4 वो, तो 4 1 5, लेकिन बाहर में 2 इंटू है तो इंटू में 2। अब उसके बाद क्या? एस प्लस एस का ए वो और 4 प्लस 4, अब सबको कर दो तो आ जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है अणु से परिचय, यानी कि ये मॉलिक्यूल के बारे में कौन बोला? मॉलिक्यूल। देखो एटम के बारे में पूछे तो डाल्टन, मैटर एलिमेंट के बारे में पूछे तो लेबोजियर का नाम लेना, और मॉलिक्यूल्स के बारे में बोले तो ऑस्टेवॉल्ड, ये मॉलिक्यूल के बारे में बोला था ये तो। अब बताओ ये डाल्टन के बारे में, डाल्टन इसमें से क्या थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, किस किस बात को बताया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन को बात बताया था, इनडायरेक्टली रूप से पता चल रहा था ना कि सेम एलिमेंट का बात, जो एलिमेंट अगर सेम है तो उसके एटम का जो मास होगा सेम होगा, वही कंजर्वेशन ऑफ मास का बात चल रहा है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का बात बताया था, कंपोजिशन नहीं है,
कांस्टेंट कंपोजिशन के बाद बताया था, सबसे लास्ट वाला से पता चल रहा था कंबाइंड इन ए होल टू वैसे ही कुछ करके, जो इम्पोर्टेंट नहीं होता। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी बताया था, लेकिन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं दिया था। रेडियो एक्टिविटी कहाँ समझ गया? तो ऐसे ही फंसा रहा है तुमको। तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 1 2 बी 1 3 4। ठीक है, अब यहीं तक रहने देते, फिर कल पढ़ लें। ठीक है, ये 15 मिनट